नमस्कार साथियों। तो आज मैं उन महात्मा की बात कर रहा हूं जो एक महान आत्मा हुए, जिनका हमारी देश की एकता, उसकी अखंडता, उसकी एकता का सूत्र, जिनमें सबसे ज्यादा योगदान रहा, उनकी मैं आज बात करूंगा। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि आपको चेन्नई जाना है। अगर रास्ते में आपको 5-6 वीजा बदलने पड़ते तो कैसा आपको लगता? यहां से दिल्ली जाना होता तो आपको वीजा अलग से लेना पड़ता। गुजरात जाना होता तो आपको वहां सूरत का वीजा लेना पड़ता। महाराष्ट्र में जाना पड़ता तो महाराष्ट्र का वीजा लेना पड़ता। ये सिचुएशन होती आज अगर ये महान आत्मा, ये महान शख्स नहीं होते तो, जिनका नाम था श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत को, पूरे राज्यों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया है। मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हमारा जो भारत है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा होता, अलग अलग रियासतों में बटा होता। जो आज पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहे हैं, वो भारत और गुजरात का युद्ध हो रहा होता, भारत का और चेन्नई का युद्ध हो रहा होता, भारत का और गोवा का युद्ध हो रहा होता। इस प्रकार क्या अगर जो एकता का सूत्र देखा जाए तो ये सब श्रेय जो है वो सारा श्रेय श्री वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कैसा आपको लगता? भारत और गुजरात का युद्ध हो रहा है, चेन्नई जो है वो भारत के साथ है, महाराष्ट्र जो है वो गुजरात के साथ है। इस तरह की खबरें जो है आमतौर पर सुनने को आपको मिलती अगर ये पुरुष ना होते तो। ये लौह पुरुष ने ऐसा काम करके दिखाया कि आज तक वो काम और कोई नहीं कर पाया था। विदेशों से प्रेरित होकर ये जब पढ़ाई करने लंदन जाते हैं, मैं आपको बता दूं, लंदन में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं और वहां से वापस आकर अहमदाबाद में फिर वहां वकालत शुरू कर देते हैं। जब वकालत शुरू करते हैं तो उस समय तक इनका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसमें भाग इन्होंने नहीं लिया था। लेकिन महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये भारत के आंदोलन में चले जाते हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन में चले जाते हैं और वहां पर भाग लेते हैं। सबसे पहले ये खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा सत्याग्रह था उसमें इन्होंने भाग लिया था। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। उस समय खेड़ा में सूखा चला हुआ था, अकाल यानी सूखा पड़ा हुआ था, किसान परेशान थे। जो अंग्रेजी सरकार थी वो किसानों से जो टैक्स इकट्ठा करते थे, कर इकट्ठा करते थे, वो उनका सूखे से कोई मतलब या लेन देन, कोई भी कुछ ताल्लुकात नहीं होता था। उन्होंने जो कर लेना था वो लेना ही था। तो किसान परेशान थे, अब सूखा था, कर दें तो कहां से दें। तो जब खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जाते हैं तो इन्होंने सरकार के साथ अनुरोध किया कि आप कर को माफ कर दें। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार नहीं मानी तो महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ इन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि आप कर मत दो, कर देने से इनकार कर दो। अंततः इन्होंने सरकार को झुकाया और कर में छूट करवाई, कर कम करवाया। तो आगे मैं बात करता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। 31 अक्टूबर में 1875 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में नाडियाल किसान परिवार में हुआ था। नाडियाल किसान परिवार में हुआ था और इनके पिता झवेर भाई थे और माता का नाम लाडवा देवी था। इनकी पत्नी का नाम झवेरबा पटेल था और ये अपने भाई बहनों में से 4 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटे थे। इन्होंने अपनी शिक्षा लंदन यूनिवर्सिटी से
प्राप्त की थी। इन्होंने बैरिस्ट्री को पढ़ा था, इन्होंने लॉ को पढ़ा था। वहां के आने के बाद फिर जब ये भारत पहुंचते हैं तो अहमदाबाद में इन्होंने सबसे पहले अपना कोर्ट में वहां के वकालत शुरू कर देते हैं, वकालत वहां पे शुरू करते हैं और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाते हैं। उसके बाद की बात कहता हूं मैं, जब इनको लग रहा था अब 1942 से जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो अंग्रेजों को ये पता महसूस हो गया था कि भारत जो है वो आजाद होकर रहेगा, हमारी हुकूमत यहां से खत्म होकर रहेगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अलग अलग रियासतें थी, उस समय हमारे भारत में 563 रियासतें थी। कितनी? 563 रियासतें थी। तो अंग्रेजों ने हर एक राजा को, हर एक रियासत के राजा को उन्होंने भटकाना शुरू कर दिया, चापलूसी शुरू कर दी कि आप अगर भारत आजाद होता है तो वो प्रदेश, वो स्टेट, वो रियासत अगर चाहे तो भारत में आ सकती है, पाकिस्तान के साथ जा सकती है, अगर ना चाहे तो वो एक अलग अपना राष्ट्र बना सकती है। मैंने वही बात जो आपको पहले बताई कि अगर दिल्ली जाना होता तो हमने पंजाब का वीजा अलग से लेना पड़ता, दिल्ली का वीजा अलग से लेना पड़ता। आज तो हम यहां से चंबा से बैठे, बस में बैठे और दिल्ली पहुंच जाते हैं। पठानकोट से ट्रेन लेके हम चेन्नई चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। भारत के किसी कोने में भी हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कोई भी रोक टोक नहीं है, मतलब हमें वीजा लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो अंग्रेजों ने सब रियासतों के राजा को भटकाना शुरू कर दिया था कि अब आप चाहते हैं, कोई राजा चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे या वो पाकिस्तान में रहे या वो भारत में मिल जाए, ये उनकी मर्जी का काम है। तो जब रियासतें 1947 की बात है, जब देश आजाद होता है तो पाकिस्तान अलग हो जाता है। कश्मीर के राजा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा बुझाकर अपने साथ मिला लिया, लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या कुछ और थी। जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये तय भी करना होता था कि जो राजा हैं, जो रियासतें हैं, वो हिंदुस्तान में किस तरह से मिलाई जाए, उनको समझा बुझाकर ही हिंदुस्तान में मिलाया जा सके। नंबर 2, उनको चाबुक भी साथ में रखना होता था, लेकिन चाबुक ना मार के समझा बुझाकर ही भारत में मिलाना जरूरी था। 563 में से 559 रियासतें जो थी वो समझा बुझाकर हमारे भारत में मिल गई थी। अब समस्या नंबर 3 की समस्या आ रही थी कि कुछ रियासतें छोटी थी, राजा छोटे थे, उनको जो कुछ बड़ी रियासतें थी उनके राजा थे। अब बड़ी रियासतों के राजों को भी नहीं लगना चाहिए था कि ये छोटी रियासतों के राजा के साथ ही मुझे बिठा दिया, तो उनके लिए अलग प्रपोजल बनाया गया। जो छोटी रियासतें थी उनके लिए अलग प्रपोजल बनाया गया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से आपने आज भी देखा है जो रजवाड़े परिवार के हैं वो हमारी कहां है, हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये प्रपोजल है वो उस समय का है कि उनको समझा बुझाकर कि अरे भैया आप भारत में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम भारत को एकता में बांधेंगे ताकि हमारी शक्ति जो है वो दृढ़ रहे, आपको एक छोटी छोटी रियासतों के लिए लड़ना ना पड़े। तो इसके लिए हम आपको इस मंत्री का पद जो है वो देंगे। जो छोटे राजा हुआ करते थे उनको छोटे पद दिए जाते थे, एमएलए वगैरह के पद दिए जाते थे। तो इस प्रकार के प्रपोजल जो है वो संविधान सभा में लिखे गए थे। इस काम को करने से पहले ही संविधान सभा में कई बार ये बात तय हो चुकी थी, कई बहस करने के बाद ये बात तय हो गई थी। 1948 में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने वो ऐतिहासिक भाषण नहीं सुना है तो आप उसको सुन सकते हैं। तो उसको फिर चर्चा की जाती है। तो जो संविधान में
अगर उसको शामिल किया गया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन नीतियों को शामिल किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 90.90% जो देश के राजा थे, रियासतों के राजा थे, उनको समझा बुझाकर अपने साथ मिला लिया था। केवल कुछ 4-5 रियासतें थी जो कि नहीं मान रहे थे। अब 2 रियासतों को पता ही न लगा, गुजरात को पता नहीं लगा, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से भारत में मिल गए हैं। हैदराबाद के निजाम की बात करूं मैं, तो हैदराबाद के निजाम को नहीं मान रहे थे आने के लिए, तो वहां पर उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया। वल्लभ भाई पटेल ने सेना को भेज दिया। कहा जाता है कि वो महात्मा गांधी से सलाह मशवरा किए बिना ही और वहां अपनी सेना को भेज देते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री थे। तो हुआ ऐसा कि उनको बिना पूछे ही भेज देते हैं। अगर 2 आदमी है, उनके एक ही विचार है, तो 2 आदमी रखना क्यों जरूरी है? 2 आदमी है, विचार अलग अलग हैं, लेकिन उस पर टिप्पणी करने के बाद उसका निष्कर्ष जो है एक निकलता है। कमरे के बाद बाहर जाने पर वो एक सुर में बात करते हैं, तभी तो ठीक है। जब निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे, वहां पर अपनी सेना को घुसा देते हैं। 3 दिन का काम था, 3 दिन में काम खत्म हो गया। हैदराबाद के निजाम को लगा हम पे हमला हो गया है। वो जैसे ही हमारे असेंबली में पहुंचते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाने को पहुंचते हैं, तो सरदार जी ये कहते हैं कि अरे भाई, सेना नहीं थी, वो पुलिस गई थी वहां पे। वहां से लौटते तब तक हैदराबाद जो था वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो चुका था। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधा था। बात करूं लक्षद्वीप की। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा ना होकर आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। वो कैसे? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अचानक दिमाग में उनके सोच आ गए कि हमसे जो लक्षद्वीप है वहां पर अलग सी एक जनजाति रहती है, तो उनको लगा कि उसको हम अपने साथ मिला लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इसको मिला ले और जिंदगी भर ये यहां से हमें परेशान करते रहेंगे। तो अपने उन्होंने सैनिकों को वहां पर भेजते हैं लक्षद्वीप में। जब लक्षद्वीप जाते हैं तो लक्षद्वीप में झंडा, तिरंगा झंडा गाड़ देते हैं और देखते हैं, दूर से देखते हैं कि पाकिस्तान के जहाज आ रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज वहां पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान का तिरंगा वहां पर देखा तो वहीं से वो वापस लौट जाते हैं, गुजरात के रास्ते, कराची के रास्ते वहां से वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनकी बहुत ही योगदान रहा था। नेहरू और गांधी ने यह कहा था कि भारत में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही मुश्किल था, ये मान के चलो कि नामुमकिन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबको एकता के सूत्र में बांधा था। हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे, गुजरात के निजाम नहीं मान रहे थे, उनको पता बिना लगाए ही कुछ ऐसा किया कि उनको अपने साथ मिला लिया। मैं पीछे बता चुका हूं, लक्षद्वीप को भी अपने साथ इन्होंने मिला लिया। तो आज हम बेधड़क होके कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक बेधड़क घूमते हैं, तो इन लोह पुरुष की वजह से घूमते हैं। और मोदी जी ने 2013 में गुजरात में स्टैचू ऑफ इनकी एक प्रतिमा बनाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 2013 में इनकी जो है वहां पे काम शुरू किया था और 2018 में इसको कंप्लीट कराया था। इसकी जो लंबाई है वो 182 मीटर ऊंची है और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू में से एक है, दुनिया की सबसे ऊंचे स्टैचू में से एक है, जिन्हें हम लोह पुरुष स्टैचू के नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं आप बात करूं, इनकी जब अंतिम दिन आते हैं 2 नवंबर 1950 को इनकी तबीयत खराब होती है, ये बीमार पड़ जाते हैं और अंततः ये 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो जाता है। वो महापुरुष हम लोगों के बीच में से परम धाम को चले जाते हैं। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई की कुछ जीवन के
कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से साझा की है। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।